हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। इलाज के लिए अमेरिका चली गई। साल बाद वापस आई तो पापा के सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस तुम्हारी बेटी को बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा बहुत खुश हुए क्योंकि आंटी बहुत अमीर थी, जबकि पापा एक मजदूरी का काम करते थे। जल्दी मुझे ब्याह दिया गया। हर कोई मेरी किस्मत पर नाज करता था। विदाई होने के बाद मैं अमेरिका आ गई। 3 रातें शादी की बहुत अच्छी बीती थी, मगर चौथी रात आंटी मुझे प्यार से बोली, आज मेरा अस्पताल में चेकअप है, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब वहाँ गई तो आंटी ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा तो डॉक्टर मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई, जहाँ कदम रखते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों से भागने लगी, मगर आंटी ने मुझे बालों से पकड़कर। जब आंटी अमेरिका से लौटी तो उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास देखी थी। वे हमेशा गुस्से में बात करती थी, मगर उस दिन जब पापा के सामने बैठी थी तो उनकी आवाज़ में एक नमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। पापा रोज की तरह मजदूरी से लौटकर आए थे। मिट्टी में संधे हुए कपड़े, आंखों से थकन झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने आंटी को देखा, हाथ से अपने कपड़ों की मिट्टी साफ की। जमीन पर बैठकर आंटी गला खकार कर बोली, भाई साहब, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कल हो न हो। एक इच्छा है, दिल में चाहती हूँ मेरी बहू तुम्हारी बेटी बने। पापा की आंखों में चमक आ गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचे और आंटी को हैरानी से देखा। आंटी ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा। ये बहुत प्यारी बच्ची है, अपने बेटे के लिए बस ऐसे ही बहू चाहती थी। मैं चुप रही। अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था, लेकिन बाहर एक शब्द न निकल सका था। कुछ दिनों में बात आगे बढ़ गई। आंटी के बेटे जो अमेरिका में था, उससे वीजा के कागज, सबकी बातें हुई। शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन विदाई के बारे में आंटी ने साफ कहा, विदाई उस दिन होगी जब उसके पासपोर्ट और वीजा सब तैयार हो जाएंगे। मैं अपनी बहू को सीधा अमेरिका लेकर जाऊंगी, दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी। हमारे जैसे गरीब लोग जो दिन भर की दिहाड़ी पर गुजारा करते हैं, उनके लिए ये सब एक सपना जैसा था। माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी। मोहल्ले की औरतें मुझ पर नाज करती। सब कहने लगी, अरे मनीषा को देखो, लड़की दुल्हन बनकर अमेरिका जाएगी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया था। मेरा पति आया था सिर्फ शादी करने के लिए। मैं तो उसे ढंग से देख भी नहीं पाई थी, लेकिन एक अजीब बात थी जो मुझे चुभ रही थी। उस दिन पंडित जी ने मेरी शादी करवाई थी। मेरे दिल में बहुत सी धड़कनें थी, मगर चेहरे पर बिल्कुल चुप्पी थी। फिर कई दिन बीते और आंटी ने कहा, अब हम तुम्हें विदाई करवा कर ले जाएंगे, लेकिन सीधा अमेरिका लेकर जाएंगे। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। माँ कुछ दिन के बाद बीमार हो गई, शायद इसलिए कि मैं पहली बार हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही थी, मगर आंटी ने सब संभाल लिया था। दवाई लाई, माँ के पास बैठी और मेरी छोटी बहन के लिए चॉकलेट लेकर आई। शादी की फंक्शन रखी गई। मोहल्ले में 2-3 औरतें आई। आंटी ने खुद मुझे तैयार किया। साधारण मेकअप और एक सोने की छोटी सी चैन मेरे गले में पहना दिए। मेरी पहली कमाई थी, मैंने अपने लिए रखी थी, मगर अब ये तेरे किस्मत की निशानी है। विदा होकर आंटी के घर जाना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहाँ सब कुछ एक अलग हिसाब में था। एक कमरा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था। सफेद पर्दे, खुशबू, मोमबत्ती, बेड पर गुलाब की पत्तियां। पहली रात आंटी मेरे साथ रही। वो मेरे सिरहाने बैठी रही, मेरे बालों में उंगलियां फेरती रही, पुरानी बातें सुनाती रही। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, बालों में उंगलियां फेरती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। दूसरी रात जब मैंने अपनी आंटी से कहा, क्या मैं अकेली सो सकती हूँ, तो वो मुस्कुराकर बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रही। एक अनजान पति, एक नया घर, एक परदेश जो मेरे करीब आ रहा था, क्योंकि मेरा पति शादी करवाकर वापस चला गया था और मैं उसकी माँ के साथ जा रही थी। मगर उन सब में एक खामोशी थी, एक खालीपन था। तीसरी रात उनका फोन आया। मैं कमरे में बैठी थी। आंटी ने कॉल की और कहा, बात करो, वे तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। मैंने फोन कान से लगाया। मैंने पहले नमस्कार कहा। मैंने धीरे से कहा, नमस्कार, तुम ठीक हो? आवाज में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ रस्म के तौर तरीके थे। बस कुछ दिनों में सब तैयार हो जाएगा, फिर तुम अमेरिका में मेरे साथ रहोगी, ये कहा और फोन बंद कर दिया। ये मेरी पहली और आखिरी कॉल थी। इससे चौथी रात आंटी ने कहा, बेटी आज एक चेकअप है, जल्दी निकलना होगा। अमेरिका जाने से पहले डॉक्टर की रिपोर्ट जरूरी होती है। सुबह सवेरे मैं तैयार हुई। आंटी ने खुद मेरे कपड़े निकाले, मेरा दुपट्टा ठीक किया। फिर हम रिक्शे में बैठकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के काउंटर पर पहुंचते ही आंटी ने कागज दिखाया और किसी से बात की। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ ले गई। मैं थोड़ा तसल्ली में थी क्योंकि आंटी साथ थी। कमरे में दाखिल होने से पहले आंटी ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे और कहा, बस ये कुछ टेस्ट है, तुम घबराना नहीं। कमरे के अंदर डॉक्टर पहले ही मौजूद थे और थोड़ा अधेड़ उम्र का आदमी था।
चश्मा, सफेद कोट पैंट और चेहरे पर मुस्कुराहट। आंटी ने डॉक्टर के कान के करीब जाकर कुछ कहा जो मैं सुन न सकी थी। डॉक्टर ने सर हिलाया, मेरी तरफ देखकर बोला, यहाँ बैठ जाइए। मैं सोफे पर बैठ गई। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और कुछ सवाल किए। फिर उसने कहा, एक इंजेक्शन लगाना है, खून के टेस्ट हैं, इससे पहले जरूरी है। मैंने बाजू आगे किया और वहाँ की दुनिया धुंधली होने लगी। कुछ सेकंड में सब कुछ धुंधला हो गया। आंख खोली तो सर के पीछे बहुत दर्द था। मेरे आसपास सब कुछ हिल रहा था, जैसे जमीन नहीं पानी की छाती पर हूँ। आंखों के सामने लकड़ी की दीवार, छत पर लोहे के कील और एक बल्ब जो बिल्कुल मध्यम सा झूल रहा था। कमरे में नमी की बू थी, बंद हवा, घुटन भरा एहसास। मैंने उठने की कोशिश की मगर जिस्म जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बाजू पर सुई का निशान था। हाथों में कमजोरी थी, सांस भी मुश्किल से आ रही थी। पाँव से जूते गायब थे, पहने हुए कपड़े बदल चुके थे, ढीले ढाले जैसे किसी अस्पताल का कैद खाने का कपड़ा हो। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जहां से समुंदर की नीलाहट झलकती थी। मैं रेंगते हुए नीचे बैठकर देखने लगी। नीचे पानी था, गहरी चुप्पी, सिर्फ नीला रंग और कुछ चिड़ियों की आवाज। मेरे दिल में पहला ख्याल आया, मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं किसी पानी की जहाज पर हूँ। दरवाजे पर लोहे की सलाखें थी, बाहर से ताला लगा था। कमरे के बाहर धीमी आवाज आ रही थी, कोई अलग से भाषा में बात कर रहा था। कुछ ऐसी बोली जिन्हें मैं समझ नहीं सकी थी। कुछ हंसने की आवाज। अचानक दरवाजा खुला, एक अजनबी औरत अंदर आई। वह थोड़ी ज्यादा उम्र की थी, काली थी। वह हाथ में 2 स्लाइस रोटी, थोड़ा सा प्याज, बोतल में पानी था। उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, बस थाली मेरे सामने कर दी और कहा, खा लो। आवाज में थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैं कहाँ हूँ, मैं घबरा कर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? वह पलटी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, ठीक होगा, ज्यादा सवाल ना करो। दरवाजा बंद हो गया। उसके साथ ही एक और दूसरी भाषा की आवाज आई। मैं उस कमरे को घूरती रही मगर भूख का एहसास कहीं गायब हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कौन लोग हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे क्या बेच दिया गया है? अगले कुछ घंटे सन्नाटे में बीते। मैं दीवार से लगकर बैठी, दिमाग में सिर्फ धुंध थी। ये दिन कब बीतेगा, रात कब आएगी, अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर के बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई नई लड़की चीख रही थी। मैं दरवाजे के करीब गई तो आवाज साफ सुनाई दी, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। उसके बाद चांटे की आवाज आई और जैसे किसी को मारा गया हो। कुछ पल बाद चीख बंद हो गई। अगले दिन शायद रात का वक्त था, अंदाजा नहीं था। 3 आदमी आए, दरवाजा खोलो। उनमें से एक लंबा था, दूसरा, उन दोनों के हाथ में कागज थे। उठो, चलो हमारे साथ। मैंने चीख कर पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? बस चुपचाप रहो, सवाल कम करो। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर खड़ा किया। मेरी टांगे कांप रही थी मगर उन्होंने मुझे सहारा देने के बजाय घसीटते हुए बाहर निकाला। लंबा रास्ता, दीवारें बिल्कुल दबी हुई। रास्ते में मुझे 4 लड़कियां नजर आईं। सब जवान थी, किसी के हाथ बंधे थे, कोई आंखें बंद किए लेटी हुई थी। एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहाँ कुछ मेज थी, एक कंप्यूटर, 2 आदमी जो मेरी फाइल देख रहे थे। उम्र 18 साल, शादीशुदा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, मार्केट वैल्यू ठीक है। मैं कुछ ना समझी, सिर्फ शब्द मार्केट वैल्यू मेरे दिमाग में अटक गया। उन्होंने मुझे दोबारा मेरे कमरे में वापस छोड़ा। जाते जाते उनमें से एक ने दरवाजे पर मौजूद सलाखों पर हाथ मारा और कहा, आज रात पहरा थोड़ा ज्यादा रखना। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे हर एहसास को अनसुना कर दिया हो। मैं बस बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपाकर। फिर मुझे वह दिन याद आया जब मैं आंटी के साथ अस्पताल गई थी। तब शायद मेरी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि मेरी कीमत लगाई जा रही थी। फिर याद आया उनका कहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बेच देना। मेरे सवाल का जवाब अब बिल्कुल साफ हो गया था। हमारे साथ धोखा हुआ था मगर उस सच का बोझ बहुत भारी था। हाँ, मुझे बेच दिया गया था। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दिन में 2 या 3 बार कोई आता, पानी या रोटी फेंक कर चला जाता, मगर आज कदमों की रफ्तार अलग थी, जैसे कोई जल्दी में हो। दरवाजा खुला, 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें एक वही था जो पिछले दिन फाइल देख रहा था। कि 2 के चेहरे नए थे। एक ने चुप से मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया, फिर तीनों बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए। दरवाजा बंद हुआ। वही आवाज। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, उंगलियों से खोला। अंदर एक फोल्ड कागज था, कलम से लिखा हुआ था। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, आंखें कागज पर जम गई थी, मगर शब्द दिल पर छप गया था। मुझे मालूम है तुम मुझे पढ़कर सदमे में आ जाओगी, मगर मेरे पास तुमसे कुछ छुपाने को अब कुछ भी नहीं है। तुम्हें सच जानना चाहिए। मेरी माँ यानी तुम्हारी आंटी की तबीयत अमेरिका में बहुत खराब थी। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इतने कि मेरे बस से बाहर था। मैंने आंखें बंद की, दिल चाहा कि पढ़ना बंद कर दूं, लेकिन हाथ न रुका। वक्त था जब हमें एक मौका दिया गया था, एक ऐसा रास्ता जिसमें पैसे भी मिलते और तुम्हारा नाम भी छुप जाता। माँ ने कहा कि इस काम के लिए तुम ठीक रहोगी और सबसे बढ़कर तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा।
मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने तुम्हें बेच दिया। लिखना आसान नहीं, लेकिन हकीकत यही है। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और तुम्हें बेच दिया। जिस आदमी को मैंने सही से देखा भी नहीं था, उस आदमी ने मेरी कीमत लगा दी थी। तुम अब आजाद हो उस कैद में। वहां तुम्हें दोबारा कोई नहीं पहचानेगा। तुम्हारी कीमत लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। ये शब्द आखिरी कतरा था। बस धन्यवाद कहना था। तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। तुम्हें शायद नफरत होगी मुझसे, मगर मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। तुम सिर्फ एक मोटी रकम थी। वह खत मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मैं देर तक दीवार से टेक लगाए बैठी रही। बाहर समुद्र की आवाज आ रही थी, जैसे वही मेरे हाल पर मातम मना रही हो। रोशनदान से आने वाली रोशनी बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। मेरे हाथ में दिया गया था वह एक रसीद था, मेरी बर्बादी की कानूनी रसीद। रात गए किसी ने दरवाजे पर आने की आहट दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाजा खुला। लड़की अंदर दाखिल हुई। शकल से नेपाली लगती थी। बाल बहुत सिल्के थे, कपड़े थोड़े अलग थे। उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। एक वीडियो मेरे पास भेजा गया था। वह आंटी मुझ पर हंस रही थी। बचपन की दोस्ती का कर्ज उतारा है तुझे बेचकर। अपना वादा पूरा किया। और वे आवाज जैसे हंसी नहीं, पागलपन। मैंने उससे पूछा, ये सब कब तक चलेगा? वह बोली, जब तक तुम्हारे अंदर जवानी की ताजगी रहेगी, फिर हमें फेंक दिया जाएगा। अगले दिन 3 लड़कियों को ले जाया जाएगा। किसी ने भी आनाकानी की तो इसी समंदर में फेंक दिया जाएगा। मछली का निवाला बन जाओगी। बाकी सब बिल्कुल सुन बैठे रहे, जैसे हर किसी को अपनी बारी का इंतजार हो। दोपहर के वक्त दरवाजे के नीचे से एक नई चप्पल फेंकी गई। उस पर मेरा नाम मार्कर से लिखा हुआ था, मनीषा। मैंने वह चप्पल नहीं पहनी। मुझे सिर्फ अपना नाम देखकर लग रहा था कि अब मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक यूनिट हूँ। शाम को एक आदमी आया, सफेद वर्दी में, हाथ में फाइल। उसने कहा, तैयार रहो, कल सुबह तुम्हें शिफ्ट करना है। कहा, जो जगह तुम्हारी कीमत के हिसाब से अच्छा होगा। फिर वो चला गया। सुबह होने से पहले ही मुझे जगा दिया गया। 2 आदमी कमरे में आए। एक ने हाथ में वर्दी जैसा कपड़ा लिया था, दूसरा छोटा सा बैग। उन्होंने कहा, ये पहन लो, कोई सवाल नहीं। मेरे सामने दरवाजे पर खड़े हो गए, जैसे अगर मैं मना करूं तो जबरदस्ती करेंगे। मैंने चुपके से वह खाली कपड़ा पहन लिया। सर पर एक दुपट्टा लिया जो आधा चेहरा ढकता था। बैग में मेरे वही पुराने कपड़े थे जो शायद पहले दिन बदले गए थे। जैसे मेरा बीता हुआ कल अब एक बोझ हो। कुछ ही देर के बाद मुझे कश्ती में बिठा दिया गया। 3 और लड़कियां साथ थी। सब चुप थी। कुछ घंटे में नाव चल पड़ी थी। फिर एक बंदरगाह पर उतर गई। वहां पहले से एक वैन मौजूद थी। मलेशिया की सड़कों पर चलती हुई खिड़की से बाहर देखने की परमिशन नहीं थी। वैन में पर्दे थे और एक औरत जो बार बार कहती थी, चुप रहो, यहाँ कोई सवाल नहीं करना। कई घंटे बाद वैन एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकी। बाहर से आम होटल लगता था, मगर अंदर कुछ और था। काले शीशे, लिफ्ट, चमकते फर्श, अलग भाषा बोलने वाले लोग। हमें पीछे के दरवाजे से ऊपर ले जाया गया। तंग गली थी जहाँ दरवाजे पर नंबर लिखे हुए थे, लेकिन कोई नाम नहीं। मुझे कमरा नंबर 105 में ले जाया गया। साफ था लेकिन बेरंग। एक बेड, एक कुर्सी, एक अलमारी, दीवार पर एक कैमरा लगा हुआ था। बिल्कुल छत के कोने में ये कैमरा था। मैंने दरवाजा बंद करने वाले आदमी से पूछा, ये सिक्योरिटी है? यहाँ हर चीज पर नजर रखी जाती है। फिर वह हंसकर बोला। उसने दरवाजा बंद किया और चिटकनी लगा दी। शाम तक कोई नहीं आया। फिर अचानक बेल बजा। एक आवाज आई, कमरा नंबर 105, तैयार रहो, मिस्टर ब्रावी आ रहे हैं। मैं चौंक गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। 2 गार्ड आए और एक मलेशिया का आदमी अंदर आया। उम्र कुछ ज्यादा थी। सोने की अंगूठियां, एक महंगा परफ्यूम, और एक पल के लिए रुका, मुझे सर से पांव तक देखा और फिर एक लंबा सा शब्द बोला, इसे मेरे कमरे में भेजो। फिर वो मुड़ा और बाहर चला गया। गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने मुझसे कहा, चलो, ज्यादा वक्त मत लगाओ। मैंने कदम पीछे खींचे। कहा, क्यों? यहाँ कोई किसी की इज्जत नहीं। तुम्हें जहाँ बुलाया जाए जाओ। मैंने मना किया। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। गार्ड गुस्सा हो गया। कहा, समझदारी इसी में है कि चुप से साथ चलो। एक भी बार शोर किया तो तुम अगली फ्लाइट में किसी नेपाल की पहाड़ियों में होगी। मैं मजबूर होकर साथ चल पड़ी थी। मुझे होटल के एक और फ्लोर पर ले गए, जहां दरवाजे की पीठ पर लिखा था, मिस्टर ब्रावी। अंदर दाखिल हुई। वही मलेशिया का आदमी सोफे पर बैठे था, एक हाथ में सिगार, दूसरे में मोबाइल। मेरी तरफ देखा मगर बोला, तुम हिंदुस्तान से हो? मैंने सर हिलाया। आवाज नहीं निकली। अच्छा। अपनी भाषा न जाने क्या बोला, मैं समझ नहीं सकी। उसने इशारा किया बिस्तर की तरफ और फिर फोन की घंटी बजाई। एक लेडीज ऊपर आई। वह हिंदी अच्छे से जानती थी। उसने मुझे बताया कि जो सर कह रहे हैं उसे मानती जाओ। सर को तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम सर को खुश करोगी तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर तुमने जरा भी चालाकी या रोने धोने की कोशिश की, तुम्हें तुम्हारा अंजाम तो पता ही होगा। इसलिए जो सर कहते हैं वह मानो। सर कह रहे हैं यहाँ कपड़े उतार कर लेटो, उनको खुश करो। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई।
मैं क्या कर सकती थी, मैं तो बर्बाद हो गई थी। उसने मेरी कीमत होटल वाले को दी होगी, लेकिन मुझे इनाम में उसने सोने की घड़ी दी थी। मुझे उस सोने की क्या जरूरत थी? मेरी दुनिया तो खराब हो गई थी। अब इसी तरह मेरी हर रात कीमत लगाई जाने लगी और मेरे साथ आई लड़की, उनके साथ भी यही सब हो रहा था। मैंने फैसला किया, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगी। और शायद यह अंधेरा हमेशा नहीं रहते। उस दिन होटल में वैसे ही थोड़ी चहल पहल थी। तेजी से इधर से उधर लोग भाग रहे थे। दीवारों पर लगी तस्वीर हटाई जा रही थी, तस्वीर लगाई जा रही थी। लॉबी में नए फूल लगाए जा रहे थे। कमरे के बाहर एक गार्ड ने आकर सिर्फ इतना कहा, आज कोई खास मेहमान आ रहा है, सब अलर्ट रहो। मैंने खुद से सवाल किया, खास मेहमान का हमसे क्या लेना देना? लेकिन सवाल पूछने का अब कोई फायदा नहीं था। शाम को दरवाजा खुला, एक नया कपड़ा लाया गया। बहुत खूबसूरत कपड़ा था। उसके साथ एक नोट था, ये पहनो, आज तुम्हें नीचे बुलाया जा सकता है। मैंने कपड़ा वही रख दिया। किसी नोट का अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। मैं वही पहने रहूंगी जो तन पर पहन रखा था। 8 बजे कमरे का डोर बेल बजा। कमरा नंबर 105, तैयार हो जाओ, मिस्टर तुम्हें देखना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप से दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजा खुला, गार्ड ने मुझे नीचे ले जाने का इशारा किया। मैं उनके साथ लिफ्ट में सवार थी। लिफ्ट का शीशा साफ था और नीचे जाते हुए पहली बार मैंने खुद को पूरा देखा। सूखा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले हल्के रंग के धब्बे, जो अब अपना नहीं लगता था। लॉबी में पहुंचे तो वहां काफी लोग थे। सबकी नजरें बिजी थी। कोई किसी से बात कर रहा था, कोई लैपटॉप पर झुका हुआ था। उन सब में एक लड़का बिल्कुल अलग खड़ा था। ऊंचा कद, गेहुआ रंग, हाथ में एक फाइल। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, जल्दी मेरी तरफ आया। उसके हाथ में पड़ी फाइल नीचे गिर गई और आंखें मुझ पर जम गई। गार्ड ने इशारा किया, यही है, देख लो। वो मेरे पास आया, बहुत धीरे से, जैसे किसी सपने की तरह बढ़ रहा हो। ये तुम हो? उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मेरा नाम सनी है, वो बोला। मैं यहाँ मलेशिया में एक टैक्सी बिजनेस का मालिक हूँ। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, मगर जैसे ही तुम्हें देखा रुक गया। जेब से एक तस्वीर निकाली और मेरे सामने रख दी। ये देखो तस्वीर। एक लड़की जो बच्चों के साथ खेल रही थी। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मेरा चेहरा था। ये तस्वीर 2 साल पहले हिंदुस्तान के एक गांव से मिली थी। मैं वहां किसी काम के लिए गया था, तब मैंने ये तस्वीर यूं ही ले ली थी, लेकिन बाद में ये मेरी हर फाइल में, लैपटॉप में, हर चीज का हिस्सा बन गई। ये तस्वीर समझो मेरे लिए लकी थी। मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा और मुझे याद आया वह दिन जब मैं बच्चों को खेलना सिखा रही थी। तब जिंदगी सादा थी, कोई मुश्किल नहीं थी, मगर आजाद थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये चेहरा एक दिन यहाँ इस हालत में, इस जगह देखूंगा। फिर इसने इधर उधर देखा और धीरे आवाज में बोला, यहाँ सब ठीक नहीं। मुझे मालूम है, मगर मुझे ये भी मालूम है, अगर मैं कुछ ना करूं तो शायद तुम कल यहाँ ना रहो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर भी था, हमदर्दी भी, और कुछ और, शायद वही एहसास जो बरसों पहले मेरे पिता के आंखों में होता था, जब वो काम से आकर मुझे गोद में बिठाते थे। तुम कुछ नहीं कर सकते, ने धीरे से कहा। ये जगह सिर्फ जिस्म मांगती है, आवाज नहीं सुनती। मैं कुछ न कुछ करूंगा। और उसने विश्वास भरे शब्दों में कहा, मुझे पता है यहाँ और भी लड़कियां हैं। मैं पुलिस से बात करूंगा, मीडिया में आवाज उठाऊंगा, सोशल मीडिया में ये तस्वीर भेजूंगा। मेरे करोड़ों में फॉलोवर हैं, तुम्हारी मदद होगी, तुम बस हिम्मत मत हारना। उसी पल एक कार्ड पास आया। वक्त पूरा हो गया था, इसलिए सनी ने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। इस पर मेरा नंबर है, जैसे ही मौका मिले फोन करना या कोई पैगाम देना हो, मैं समझ जाऊंगा। मैंने कार्ड लिया और बगैर कुछ कहे दोबारा लिफ्ट में चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर दरवाजा बंद हुआ। मैं कार्ड देखती रही, सनी डायरेक्टर टैक्सी सर्विस। पहली बार ऐसा लगा शायद कोई बाहर सच में मेरी हालत को समझने आया था। उस रात सोने से पहले मैंने कार्ड अपने तकिए के नीचे रख लिए। बरसों बाद पहली बार एक प्रार्थना दिल से निकली थी, हे भगवान, ये चेहरा झूठा ना हो। अगले दिन वह दोबारा आया। इस बार किसी विजिट कार्ड के साथ नहीं आया। एक नौकर ने मेरे दरवाजे पर आकर आहट दी, नीचे जाना है, मेहमान आए हैं। दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। मैंने धीरे से कार्ड जेब में रखा और गार्ड के साथ नीचे चली गई। लॉबी में पहुंचकर देखा, वही खड़ा था सनी। इस बार उसकी आंखों में कल जैसा शक नहीं था, एक फैसला था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। मैं समझ गई वह कुछ कर चुका है या करने वाला है। हमारी आंखें मिली थी। एक होटल की पिछली तरफ अचानक शोर हुआ। 2 लोग भागते हुए लॉबी से चले गए। एक नौकर ने रिसेप्शन के फोन से कॉल करने की कोशिश की, मगर सनी ने आगे बढ़कर फोन की तार खींच ली। पुलिस आ रही है, सब कुछ बंद करो, किसी ने मलेशिया भाषा में कहा। 2 शब्दों में होटल की हवा बदल गई। दरवाजे बंद किए जाने लगे। गार्ड भागते नजर आए। मैं पीछे हटी। सनी ने आकर मेरा हाथ थामा। यही रहना, कोई भी आए तुम चुप रहना। फिर वह सीधा बाहर की तरफ भागा। कुछ ही पल बीते थे कि बाहर से गाड़ियों के दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज आई।
फिर एक जोरदार आवाज जैसे कुछ टूटा हो। 2 पुलिस वाले अंदर आए, एक के पास कैमरा, दूसरे के पास वायरलेस। उन्होंने सबसे पहले उस होटल के मैनेजमेंट कंप्यूटर जब्त कर लिए। 2 औरतें अफसर होटल के काम को रोक रही थी। एक एक कमरा चेक किया जा रहा था। एक अफसर ने मुझे देखा और आकर पूछा, तुम कहाँ की हो? हिंदुस्तान से। नाम मनीषा है। उन्होंने मेरी तस्वीर ली और एक औरत अफसर को आवाज दी, उन्हें बाहर ले जाओ और बाकी लड़कियों को भी निकालो। जब हम ऊपर पहुंचे तो कमरा नंबर 402, 403, 408 खोले जा चुके थे। हर कमरे से एक लड़की निकली। सबकी हालत कमजोर, आंखों में नींद, और कमरा नंबर 408 बंद था। दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था, फिर सिर्फ एक बेड और खाली बोतल। एक अफसर ने सर हिलाया, ये जा चुकी है। शायद सुबह ही कुछ देर पहले हम 7 लड़कियां नीचे मौजूद थी। पुलिस ने सबकी फाइलें निकलवाई। हमें अलग गाड़ी में बिठा दिया गया। मैंने सनी को देखा, वो बाहर खड़ा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और होंठों से बस इतना कहा, तुम अब सुरक्षित हो। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पहले से 2 औरतें मौजूद थी। हमें एक एक करके अंदर बुलाया गया। मेरे कमरे में एक टेबल, एक अफसर, एक औरत बैठी थी। क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा गया? अफसर ने पूछा। जी, मुझे धोखे से लाया गया था। क्या तुम्हें बेचा गया? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, कुछ तस्वीर दिखाई जिनमें कुछ आदमी थे जो कमरे में आते थे। मैंने उनको पहचान कर साइन किए। एक लड़की आई, शायद नेपाली थी। वह बोली, मेरी बहन इनके साथ थी, मगर उसे पिछले हफ्ते कहीं ले गए हैं। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। हमें एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया जहाँ कुछ दिन रखा था। वहाँ एक बड़े होटल में हम सबको एक साथ रखा गया था। एक समाजकर्ता आई और बोली, आप में से जो अपने वतन वापस जाना चाहती है, हम उसका बंदोबस्त करेंगे। कानूनी कार्रवाई करवाना चाहे वो भी मुमकिन है। रात को हम 3 लड़कियां बिस्तर पर लेटी रही, चुप। बाकी 4 कहीं और शिफ्ट कर दी जा चुकी थी। शायद उनके केस ज्यादा घुमावदार था, शायद उनके पास कोई पहचान नहीं थी। मैंने सनी का कार्ड भी संभाल कर रखा था। अगले दिन उसने सनी को कॉल की, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसे कल होटल से रिसीव किया गया था। समाजकर्ता ने वक्त दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मेरे घर चलो, मेरी माँ चाहती है तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैंने मना नहीं किया। अब एक रिस्क था, लेकिन उसने जो किया था इसी वजह से मैंने मना नहीं कर पाई। 3 दिन के बाद उसके साथ उसके घर गई। पहली बार किसी दरवाजे पर कदम रखा तो किसी ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ, तुम हमारे लिए अमानत हो, बोझ नहीं। ये पहली शाम थी जहाँ अंधेरा नहीं था। जब मैं उसके साथ घर में दाखिल हुई तो पहली चीज जो महसूस हुई वो खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी वैसी नहीं थी जो मेरे पिछले कमरे में होती थी। यहाँ दरवाजे पर एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। दीवार पर माँ बाप की पुरानी तस्वीर लगाई गई थी। आंगन में लगे तुलसी के पौधे के साथ पूजा पाठ होती थी। धीरे से कहा, मम्मी आ गई है। एक औरत किचन से बाहर आई, हाथ में आटे की महक, आंखों में एक रोशनी। उन्होंने मेरे चेहरे पर नजर जमाई। कुछ देर चुप से देखती रही, फिर आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा, उंगलियां बालों में फेरी और बोली, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर धूप में क्यों खड़ी हो? मैंने कदम अंदर रखा। अभी मेरे दिल में अनजाना सा डर था, लेकिन उनकी उंगलियों ने जैसे वह डर खींच कर निकाल दिया हो। कमरा छोटा मगर साफ था। एक सिंगल बेड, एक लकड़ी की अलमारी, खिड़की थी जिसमें सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ये कमरा तुम्हारा है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। सनी ने सामान एक तरफ रख दिए। तुम्हें यहाँ पूरा सुकून मिलेगा। मेरे पापा की यादें इस घर में हैं और वह भी एक समाज सेवा इंसान थे। तुम्हें देखकर उनकी आत्मा को शांति होगी। हम चाहते हैं कि तुम एक हिंदुस्तानी हो, इसलिए इस कमरे में रुक जाओ। उसकी माँ मेरे पास बैठी, मेरे हाथ थामे चुप से चेहरा देखती रही, जैसे वह कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। बगैर पूछे उनकी आंखों में वो सवाल नहीं थे जो बाकियों की नजरों में हुआ करती थी। बस एक विनती थी, मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूं। बेटा तुम खाना खाओगी? मैंने दाल चावल बनाई है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, आवाज नहीं निकाली। उन्होंने मेरा हाथ चूमा, किचन की तरफ चली गई। सनी खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभार इंसान को आवाज नहीं, माहौल चाहिए होता है। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ कहना नहीं चाहती, बस समझना चाहती हो, यही काफी है। अभी मैं बेड पर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखा। नीचे सड़क थी, आम से बच्चे खेल रहे थे। एक औरत सब्जी वाला भाई सब्जी तोल रहा था। एक बिल्ली गली के नुक्कड़ पर बैठी थी। ये सब कुछ मामूली था, लेकिन मेरे लिए ये सब सपना सा लग रहा था। कुछ देर बाद उनकी माँ ने खाने की ट्रे अंदर रखी। बेटा अपने हाथ से खाओ और पेट भर कर खाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। मैंने निवाला मुंह में रखा, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार है जब मुझे बगैर किसी कीमत के कुछ मिला है, मैंने खुद से कहा। उनकी माँ मेरे पास आई, मेरे सर को अपनी गोद में रखा और बस इतना कहा, बेटा भगवान परीक्षाओं में डालता है, लेकिन उसकी छत्रछाया बहुत बड़ी चीज है। तुम यहाँ हो, उसकी निशानियां हैं। अगले दिन सनी कुछ फाइलें मेरे सामने रखी।
ये तुम्हारी दस्तावेज हैं जो हमने पुलिस से ली है। तुम अब कानूनी तरीके से आज़ाद हो। अगर चाहो तो हिंदुस्तान वापसी का बंदोबस्त किया जा सकता है और नहीं तो यहाँ रहकर नए कागज के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे पापा हैं और शायद आप भी मुझे मेरी बेटी समझते हो। उसने सर हिलाया। ठीक है, हम सब साथ जाएंगे। अगले दिन सुकून से बीते। मैं रोजाना सनी के मम्मी के साथ किचन में वक्त बिताती, कभी उनकी बातें सुनती, कभी छोटे मोटे काम करती और मुझे रोज पूजा करने के लिए कहती, प्रार्थनाएं करती। एक शाम सनी ने आकर कहा, मम्मी चाहती है तुम अपने गांव फोन करो, बात करो अपने पापा से। मेरे हाथ कांपने लगे। इतने साल बाद वो क्या मेरी आवाज पहचानेंगे? सनी ने मोबाइल मेरे हाथ में दिया। मैंने नंबर मिलाया। दिल जोर से धड़क रहा था। 5 बैल गई। फिर किसी ने फोन उठाया। नमस्ते पापा। चुप थे। मैं मनीषा बोल रही हूँ। वो रोने लगे। तुम्हारी आंटी तो कह रही थी तुम कहीं भाग गई हो। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गम में तुम्हारी माँ चल बसी है। मेरी बच्ची तुम कहाँ हो? मेरा दिल कभी नहीं मानता था। मुझे लगता था तुम वापस जरूर आओगी। मैंने फोन बंद नहीं किया। लेकिन कुछ देर दोनों तरफ चुप्पी रही, एक ऐसी चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी। उस रात में छत पर गई, आसमान देखा और दिल ही दिल में एक वादा किया, मैं अब कभी अपने आप को बिखरने नहीं दूंगी। मुझे मोहब्बत करने वाले लोग अभी जिंदा थे। वह बिना किसी कीमत के मोहब्बत करते थे। खुद को मेरे नसीब का वह हिस्सा समझते थे जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा था। जब हिंदुस्तान वापस आने की तारीख तय हुई तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। दिन के वक्त मैं सबके बीच हंसती, काम में लगी रहती, सनी की मम्मी के साथ वक्त बिताती, लेकिन रात जैसे ही आता सब कुछ बदल जाता। नींद आती लेकिन सुकून नहीं। सोने की कोशिश करती, वही कमरा, वही चीख, वही आवाज मेरे दिमाग में घूमने लगती। सपनों में भी कभी वो मलेशिया का आदमी होता, कभी वो दरवाजा जिस पर मेरा नाम लिखा था। अक्सर ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हो। मैं बोल नहीं पा रही थी। एक रात अचानक मैं चीख कर उठी। सांस फूल रहा था, पसीने में भीग रही थी। कमरा अंधेरे में था, सिर्फ दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं बेड से उतरकर कमरे के कोने में बैठ गई। घुटना सीने से लगाकर खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही वही सब दोबारा लौट रहा था। दरवाजा खुला। सनी हाथ में पानी का गिलास लेकर अंदर आया। मेरे करीब आकर बैठा, गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पियो, सांस सीधी करो। मैंने चुप से गिलास पकड़ा, 2 घूंट पिया। हाथ कांप रहे थे। वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर धीरे से मुझे देखने लगा। तुम रातों को जागती हो, हमें पता नहीं। मैंने सर झुका लिया। ये सब वक्त के साथ खत्म नहीं होता, लेकिन अगर तुम उसे दिल से ना निकालो तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उसको रोने में गंवा दो, तुम चाहो तो उसे दोबारा जीने में लगा दो। मैंने पहली बार उनकी बातों पर ध्यान दिया। उस रात भी सपना आया, मगर मैं चीखी नहीं। उठकर चुप से पानी पिया और वापस लेट गई। दरवाजा नहीं खुला। शायद सनी जाग रहा था, मगर उसने मेरी चुप्पी को समझा। सफर की तैयारी पूरी हुई। सनी ने चुप से मुझे वो बैग दिया जिसमें मेरे कपड़े और मेरी पहचान थी, कार्ड और कुछ कागज। मैंने बैग को पकड़कर कुछ देर सब कुछ देखती रही। मेरे हाथों में वह सबूत था। अब मैं दोबारा खुद को पहचान सकती थी, अपने नाम से, अपनी पहचान से। कई महीने बीत चुके थे उस दिन को जब मैं बगैर मर्जी, बगैर इरादे, खाली दस्तावेज बनाकर इसी कमरे में जागती थी। उस सफर का शुरुआत अमेरिका से हुई। पासपोर्ट मेरे हाथ में रखा, बोला, ये तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा नाम है, किसी और का नहीं। जहाज की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मुझे वो पल याद आया जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया था कि वापसी जाना मुमकिन नहीं होगा। जब वो पल आया था, दिल जैसे रुकने लगा था। सनी बराबर वाली सीट पर बैठा था, मगर हमने ज्यादा बात नहीं की। सफर में अक्सर चुप्पी थी। हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो धुंधली धूप, हल्की आंधियों वाली मौसम ने हमारा स्वागत किया। मेरे पैर जमीन पर पड़े तो एक पल को यूं लगा जैसे मैं बरसों बाद इस जमीन पर चल रही हूँ, जैसे मेरी हड्डियों को दोबारा अपना बोझ याद आ रहा हो। गाड़ी सनी का पुराना ड्राइवर चला रहा था। रास्ते भर मुझे गांव की याद आती रही। नई सड़कें, मोहल्ले में एक स्कूल खुल गया था। वे तुम्हारे पापा अब इतने बूढ़े हो गए हैं, रोज थकन से बैठ जाते हैं स्कूल के सामने बेंच पर। हम जब गांव के बाहर पहुंचे तो मैंने खिड़की से झांककर पेड़, वही कच्चे रास्ते, वही मिट्टी की खुशबू, बचपन के इंतजार एक एक करके आंखों के सामने आने लगी। लेकिन दिल में एक डर था, अनगिनत सोच था। गाड़ी रुकी। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि सनी ने मेरा हाथ पकड़ा। याद रखो, जो तुम्हें पहचानने से मना करे वह तुम्हारी हकीकत नहीं मिटा सकता। मैंने दरवाजा खोला और धीरे से बाहर कदम रख दिया। वही था, मिट्टी की दीवारें, लोहे का पुराना दरवाजा, कच्चे ईंटों वाली खप्पर। दरवाजे पर पहुंची, कोई आवाज नहीं,
फिर दरवाजा खुला, अंदर से मेरी छोटी बहन निकली जो अब बड़ी हो चुकी थी। पहले एक पल को खड़ी रही, फिर आंखों को यकीन ना आया। मनीषा, मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह पीछे हटी, चीखते हुए अंदर गई। पापा, मनीषा दीदी वापस आ गई है। मैं अंदर दाखिल हुई। आंगन वही था, पुरानी लकड़ी की कुर्सी, चूल्हे के पास रखी मिट्टी की हांडी, एक कोने में बैठे पापा। ऐसे ही आगे बढ़ी, आंखों से आंसू बहने लगे, कदमों में जान नहीं रही। मैं पापा के सामने पहुंची कि वह खुद फर्श पर बैठ गए। दोनों हाथ उठाकर मेरे पांव पकड़ लिए। मेरी बेटी, मैंने तुझे विदा किया था बोझ समझकर, मगर तू जिंदा लौटी है। मेरे आंसुओं के बहाव थम चुके थे। मैं झुककर पापा के कंधे से लगी। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिए, रोते रहे। घर के बाकी लोग इकट्ठे हो चुके थे। कोई दरवाजे के पास खड़ा हैरानी से देख रहा था, कोई चुपचाप झांक रहा था। सनी एक तरफ चुप खड़ा था, जैसे ये पल सिर्फ हमारा हो। पापा ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ रही इतने दिन? मैंने सिर्फ इतना कहा, पापा जिंदा थी, बस दूर थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, तो मेरे लिए मरकर भी जिंदा थी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था, तू जरूर आएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। तेरे साथ गद्दारी करने वाले लोग इतनी बुरी मौत मरेंगे मुझे पता भी नहीं था। तेरी शादी के 2 साल के बाद तेरी आंटी वापस आई थी। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी गुम हो गई है, अपना पासपोर्ट भी साथ ले गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, वह हमें नहीं मिली। लेकिन 2 महीने पहले ही हवाई एक्सीडेंट में पूरी फैमिली मर गई है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उनकी सजा उनको मिल गई है। सनी आंगन में बैठा था, मैं चाय लेकर उसके पास गई। धन्यवाद कहा। उसने सवाल किया, धन्यवाद किस लिए? मुझे वापस लाने के लिए। उसने चाय की चुस्की ली और धीरे से कहा, अभी तो सिर्फ लाया हूँ, असल वापसी तुम्हारा जीना है, वह तुम्हें खुद करना है। चांदनी रात में आसमान की तरफ देखते हुए मुझे पहली बार लगा कि मैं जमीन पर हूँ और अब यहाँ से जाने का इरादा नहीं। पापा के घर लौटे कुछ ही दिन बीते थे, मगर ऐसा लगा था जैसे बरसों की थकन किसी नरम हाथ में धीरे धीरे उतरना शुरू की हो। मैं रोज सुबह आंगन धोती, माँ के पुराने गमले में पानी देती और फिर कमरे में आकर चुप से बैठ जाती। अब वही गांव, मगर मैं अब वो नहीं थी जो कभी यहाँ खेलती, हंसती या सपने देखती थी। मेरा हर कदम नाप तोल कर था, जिसे जिंदगी किसी और की हो, मैं सिर्फ कर्ज उतारने आई हूँ। एक दोपहर पापा ने कहा, कल मेहमान आ रहे हैं, सफाई कर लेना। मैंने पूछा, नहीं, कौन आ रहे हैं? ना ही पापा ने बताया। लेकिन शाम तक जब मैं गली में 2-3 परचून वालों से सुना कि मनीषा के लिए रिश्ता आ रहा है, तो दिल में एक हलचल सी हुई। क्या वह सच में आएगा? दूसरी सुबह जब सूरज निकला तो आंगन में वही दिन था जो बरसों पहले मेरे शादी के दिन बना था। साफ चारपाई पर बिछी चादर, मिट्टी के हांडी में रखा पानी। मेरे बहन ने मुझे नॉर्मल कपड़े पहनाए, बाल संवारे और धीरे से कहा, तुम आज बहुत अलग लग रही हो, जैसे कोई नई मनीषा। मैंने आईने में खुद को देखा, चेहरा वही था, मगर आंखों में वह गहराई थी जो वक्त देता है। ये जख्म आज शायद उन जख्मों पर कोई मरहम रखने आया था। दोपहर के करीब 4 लोग गली के नुक्कड़ पर दिखाई दिए। एक गाड़ी, 2 आदमी, पंडित जी, एक बूढ़ी औरत जिसे मैं अच्छी तरह से पहचान सकती थी। वह सनी की माँ थी। मैं खुशी से झूम उठी थी क्योंकि सनी को मैं चाहने लगी थी। वो एक ऐसा इंसान था, विदेश में रहकर भी उसने हिंदुस्तानियों के लिए जीना सीखा था। एक अनजान होकर भी उसने अपनों से बढ़कर काम किया था। उसने वे सारे घाव भर दिए थे जो उस आंटी ने मेरे दिल पर लगाए थे। सनी से मेरी शादी हो गई। सनी की माँ की इच्छा थी कि तुम जब चाहो मलेशिया आ सकती हो, जब चाहे भारत में रह सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। ये शादी सनी की मर्जी से हुई। सनी चाहता है कि तुम्हें सब आज़ादी मिले जो तुम जीना चाहती हो। मैं शादी के 1 साल तक हिंदुस्तान में रही थी। मेरी बहन भी बड़ी हो गई थी। सनी ने मेरी बहन के लिए भी एक रिश्ता देखा था जो कि हिंदुस्तानी था। मेरी बहन की शादी सनी ने करवाई थी। वह भी बहुत अच्छा लड़का था। अब मेरी बहन भी उस लड़के के साथ बहुत खुश थी। मेरी बहन भी अब विदेश में शिफ्ट हो गई थी। मैं अपने बूढ़े पिता के साथ ही थी। सनी बीच बीच में आता था। फिर मुझे सनी से मोहब्बत हो गई थी। मैं सनी के बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती थी। मैं अपने पिता के साथ सनी के घर चली गई। हम सब एक साथ रहने लगे। मेरी बहन भी बहुत खुश थी। यूं शुरू हुई थी मेरी जिंदगी की कहानी, पर अंत बहुत अच्छी हुई। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।